नई नवेली बहू को घर आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और उसे पहले ही दर्जनों लोगों के लिए दावत पकानी पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने थाली रखी, अभी निवाला भी ठीक से मुंह तक नहीं पहुंचा था कि एक काकी ने उंगली उठाकर कह दिया, अरे बहू, बर्तन धोने का काम भी बाकी है। किसे पता था कि तभी उसकी सास शांता देवी अचानक खड़ी होंगी और पूरे घर में गूंजती आवाज में एक ही वाक्य कहेंगी, मेरे घर की बहू को कोई सिखाने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के हाथ नहीं है क्या? मेरी बहू ने खाना बनाया है तो क्या वही बर्तन भी धोए? सबके हाथ पांव सही सलामत हैं, कोई अपंग तो नहीं है यहाँ। 3 पुश्तों पुराने शर्मा खानदान के उस हवेलीनुमा घर में, जो पहले ही रसोई के धुएं और मसालों की खुशबू से भरा हुआ था, अब माहौल और भी भारी हो गया। सुबह के अभी 7 ही बजे थे। सर्दियों की धूप हल्की हल्की आंगन में उतर रही थी, लेकिन रसोई में चूल्हे पूरी तरह जल रहे थे। अनन्या, नई बहू, जिसके मायके से विदा हुए अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, बिना रुके काम में जुटी हुई थी। पसीने से उसकी पेशानी चमक रही थी, बाल कसकर जूड़े में बंधे थे और क्रीम रंग का कुर्ता तेल के छींटों से दागदार हो चुका था। आज पितरों की बरसी थी और शर्मा परिवार में ये दिन किसी युद्ध से कम नहीं होता था। 12 बड़ी बड़ी थालियां, हर थाली में 6-7 व्यंजन, सबकी जिम्मेदारी अकेले अनन्या के कंधों पर थी। सुबह 4 बजे उठकर सब्जी मंडी जाना, दर्जनों सामान लाना, सब साफ करना, काटना, मसाले पीसना और फिर एक एक करके सब पकाना, हर काम उसने चुपचाप किया, उन दर्जनों रिश्तेदारों की नजरों के बीच, जो या तो दिखावे के लिए मदद कर रहे थे या फिर कानों में जहर घोलते जा रहे थे। अरे अनन्या, जरा इस ग्रेवी में नमक फिर से डाल दो, दूर की बुआ सविता ने तंज भरे लहजे में कहा। नई बहू हो ना, सास से सीखना पड़ेगा। वैसे भी शुरू से ही हाथ की सफाई दिख जाती है। अनन्या की उंगलियां पल भर को रुक गईं। दिल के भीतर कुछ टूट सा गया, मगर उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। जी बुआ जी, अभी ठीक करती हूँ। उसकी सास शांता देवी पास ही खड़ी सब देख रही थी। पूरे परिवार में उनका रुतबा अलग था, कम बोलती थी, लेकिन उनका एक इशारा ही काफी होता था। अनन्या जानती थी कि ये सारी बातें उसे परखने का तरीका थी, और शांता देवी की चुप्पी इस परख की मंजूरी। दोपहर होते होते सब थालियां सज गईं, खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। मेहमान बैठ गए। अनन्या ने आखिरी बार सब परोसकर राहत की सांस ली। उसे भी खाने को कहा गया, मगर उसे नीचे बच्चों और बुजुर्ग औरतों के साथ कोने में बैठना पड़ा। थकान इतनी थी कि उसे स्वाद का भी एहसास नहीं हो रहा था। फिर भी उसने 2-3 कौर मुंह में डाल लिए। ऊपर बड़ी पंगत में ठहाके लग रहे थे, शरबत और पकवान घूम रहे थे, लेकिन उन बातों में अनन्या कहीं नहीं थी। उसके कानों में बस वही बातें पड़ रही थी, उसका मायका, उसकी परवरिश और ये कि वो शर्मा परिवार के बेटे के लायक है या नहीं। खाना ठीक ठाक है, एक मौसी बोली, मुंह भरकर समोसा खाते हुए। लेकिन शांता जब खुद पकाती है ना, वो बात नहीं आई। नई बहू से क्या उम्मीद करें, आदतें बदलते बदलते उम्र निकल जाती है। अनन्या का सिर झुक गया, गाल जलने लगे। उसका पति रोहन ऊपर बैठा था। उसकी नजर बार बार अनन्या पर जाती, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उस चुप्पी ने अनन्या को और अकेला कर दिया। उसे लगा जिस शादी को उसने सपना समझा था, कहीं वो सुनहरे पिंजरे में कैद तो नहीं हो गई। खाना खत्म हुआ, लोग चाय की चुस्कियों के साथ गपशप में लग गए। अनन्या ने अभी बस थाली एक और रखी ही थी कि वही बुआ सविता फिर से तेज आवाज में बोली, अरे नई बहू, अब खाली बैठने लगी। वो देख, सारे बर्तन पड़े हैं। दावत का खाना बनाया है तो बर्तन भी तुम्हें ही धोने होंगे। ये इस घर का नियम है। बहू बनकर आए हो तो अपनी जगह समझो। सैकड़ों बर्तन, प्लेटें, कटोरियां, गिलास आंगन के एक कोने में पहाड़ की तरह जमा थे। पूरा घर सन हो गया। सबकी निगाहें अनन्या पर टिक गईं। किसी की आंखों में दया नहीं थी, बस तमाशा देखने की भूख। अनन्या का सीना भर आया, आंखों के कोनों में आंसू जलने लगे। सुबह से दबा हुआ अपमान अब टूटकर बाहर आना चाहता था। वो कुछ कहना चाहती थी, बस एक शब्द, मगर गला भर आया। तभी अचानक ऊपर की पंक्ति से एक कुर्सी जोर से सरकी। शांता देवी खड़ी हो गई थी। काली मखमली साड़ी में उनका व्यक्तित्व और भी कठोर लग रहा था। उनकी अचानक उठी हुई आकृति ने पूरे आंगन को जैसे जकड़ लिया। हर बातचीत थम गई, हर आंख अब उन्हीं पर टिकी थी। उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा।